नमस्कार। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में कुछ नेम रिएक्शन के बारे में जानेंगे। चूँकि जब अगला यूनिट इसमें स्टार्ट होगा तो उसका नाम है हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन के बनाने की विधि में जानेंगे। एल्कीन का और एल्काइन का जो बनाने की अलग अलग विधियाँ हैं, उन सभी में कुछ नेम रिएक्शन आ जाता है, जिसके सहारे हम लोग उसका निर्माण करते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ नेम रिएक्शन के बारे में जान लेना जरूरी हो जाता है। सम में नेम रिएक्शंस अर्थात कुछ प्रमुख नेम अभिक्रियाएं यानी नाम अभिक्रियाएं, जिसमें पहला जानते हैं ऊर्ज रिएक्शन के बारे में। ये ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से एक है। ऊर्ज एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम इस अभिक्रिया को कराया था, तो उन्हीं के नाम पर इस अभिक्रिया का नाम रखा गया है ऊर्ज रिएक्शन। इसमें आखिर होता क्या है कि जब एल्काइल हैलाइड को हम सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऊर्ज ने सर्वप्रथम इस अभिक्रिया को कराया था। तो इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं, when alkyl halide is heated with sodium in presence of ether, alkane is obtained. This reaction is known as ऊर्ज रिएक्शन। अर्थात यह ऊर्ज रिएक्शन कहता है कि जब एल्काइल हैलाइड को हम सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अर्थात when alkyl halide is heated with sodium in presence of ether, alkane is obtained. This reaction is known as ऊर्ज रिएक्शन। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला होता है यहाँ RH। ये इसमें 2 मॉलिक्यूल भाग लेता है। यहाँ सोडियम के साथ इसको हम ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ हमें एल्केन प्राप्त होता है और यहाँ फिर सोडियम हैलाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये एल्काइल ग्रुप 2 मिलकर के यहाँ एल्केन हो जाता है और ये कंपाउंड एल्काइल हैलाइड है। इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और कर करके यहाँ 2 मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का भाग ले रहा है और यहाँ सोडियम है। यहाँ ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहाँ एल्केन प्राप्त होता है और यहाँ NaOH प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब एल्काइल हैलाइड सोडियम से अभिक्रिया कर ईथर की उपस्थिति में यहाँ एल्केन का निर्माण करता है। यहाँ एल्काइल हैलाइड का 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहा है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चूंकि ऐसे इसे इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ अगर मिथाइल क्लोराइड लेते हैं तो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, अलग अलग यहाँ कार्बन हम ले सकते हैं। अब कैसे लेंगे, फिर इसे हम अलग रिएक्शन के द्वारा जानते हैं। यहाँ RH है तो यहाँ पर हम CH3Cl इसके जब डाल सकते हैं, प्लस यहाँ CH3Cl डाल सकते हैं, यहाँ सोडियम डाल सकते हैं। यहाँ ईथर की उपस्थिति में इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ CH3 और प्लस यहाँ
NaCl हमें प्राप्त होता है। इसको बैलेंस कर देना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो यहाँ हम 2 दे देंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी हम 2 दे सकते हैं, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ मिथाइल क्लोराइड का ये 2 अणु भाग ले रहा है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप यहाँ पर एक एल्केन प्राप्त होता है, अर्थात ये इथेन है, ये C2H6 है ये। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये निम्न एल्केन से यहाँ उच्च एल्केन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, 2CH3Cl प्लस 2Na, तो यहाँ C2H6 और प्लस NaCl, ये दोनों एक ही अभिक्रिया है। क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग करके इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ एल्काइल ग्रुप हम अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो इसमें एक और एग्जाम्पल हमको लेना पड़ेगा कि कैसे अलग अलग एल्काइल ग्रुप को डालने के बाद हमें निम्न एल्केन से उच्च एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ अगर हम CH3Br डालते हैं, यहाँ C2H5Br डालते हैं, तो यहाँ आपको Na है, तो यहाँ ईथर की उपस्थिति में इसको जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ CH3C2H5 प्लस यहाँ NaBr अर्थात ये सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि मिथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड है, अर्थात एल्काइल ग्रुप को हम अलग अलग भी डाल सकते हैं, इसलिए इसे 2 बार लिखना जरूरी हो जाता है। अगर हम यहाँ सेम ग्रुप को डालेंगे तो यहाँ पर सीधे हम लिख सकते हैं 2CH3Cl, फिर यहाँ अगर C2H5 दोनों डाल रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 2C2H5Br। लेकिन जब अलग अलग यहाँ रखेंगे तो यहाँ एल्काइल ग्रुप बदल कर भी यहाँ रखा जा सकता है। तो ये कंपाउंड यहाँ हो जाता है 2 1 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। यहाँ प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, जो यहाँ पर प्रोपेन है। तो उस रिएक्शन कहता है कि अगर हम एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में, अर्थात शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चूंकि ऊर्ज ने सर्वप्रथम इस अभिक्रिया को कराया था, इसलिए इसका नाम दिया गया है ऊर्ज रिएक्शन। अब इस अभिक्रिया का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि निम्न एल्केन से यहाँ उच्च एल्केन बन रहा है। अगर यहाँ 1 कार्बन है तो मीथेन कहलाता है, यहाँ मीथेन से इथेन बन रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं मीथेन और इथेन से यहाँ प्रोपेन बन रहा है। तो इस अभिक्रिया का इस्तेमाल प्रायः निम्न एल्केन से उच्च एल्केन बनाने में किया जाता है। और इस अभिक्रिया का लिमिटेशन यह है कि इस अभिक्रिया के द्वारा मीथेन गैस को नहीं बनाया जा सकता है, चूँकि मीथेन इसका सबसे लोएस्ट मेंबर है। और चूँकि इस अभिक्रिया का इस्तेमाल हम निम्न एल्केन से उच्च एल्केन बनाने में करते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया के द्वारा मीथेन गैस को नहीं बनाया जा सकता है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, अर्थात ऊर्ज रिएक्शन को हम अपग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ एक दूसरा नेम रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। सेम चीज, यही चीज है, केवल यहाँ सोडियम के जगह पर वहाँ जिंक को ला देना है। अर्थात फ्रैंकलैंड रिएक्शन ये कहता है कि जब एल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ ईथर की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहा जाता है। और दोनों सेम ही हैं, इसमें अंतर इतना है कि यहाँ सोडियम के साथ गर्म करते हैं और वहाँ जिंक के साथ गर्म करते हैं। और चूंकि उन अभिक्रियाओं को फ्रैंकलैंड ने कराया था, इसलिए उस अभिक्रिया को हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया को भी हम अपग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसका इस्तेमाल भी निम्न एल्केन से उच्च एल्केन बनाने में किया जाता है। अर्थात इस अभिक्रिया के द्वारा भी मीथेन गैस को नहीं बनाया जा सकता है, ये इसका लिमिटेशन है। चूंकि इन अभिक्रियाओं का उपयोग जब निम्न एल्केन से उच्च एल्केन बनाने में करते हैं तो यहाँ मीथेन बनाना संभव नहीं है। मीथेन छोड़ करके इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये सब हम बना सकते हैं।
तो इसका दूसरा नेम रिएक्शन हो जाता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अर्थात इस अभिक्रिया में हम एल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ गर्म करते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन प्राप्त होता है जिसे हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि when alkyl halide is heated with zinc in presence of ether, alkane is obtained. This reaction is known as Frank-Land reaction. अर्थात जब एल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से उस रिएक्शन को पढ़े हैं, यहाँ एल्काइल हैलाइड है, इसका 2 मॉलिक्यूल इसमें भाग लेता है, उसमें सोडियम था, यहाँ जिंक देंगे, यहाँ पर ड्राई ईथर, इसको शुष्क ईथर कहते हैं, इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ हमें एल्केन प्राप्त होता है और यहाँ ZnH2 हमें प्राप्त होता है, अर्थात जिंक हैलाइड। इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस RH प्लस Zn, यहाँ पर ईथर है, इसको गर्म करते हैं तो यहाँ हमें एल्केन प्राप्त होता है और ZnH2 अर्थात जिंक हैलाइड हमें प्राप्त होता है। तो हर एक केस में हम ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि जब एल्काइल ग्रुप को हम अलग अलग डालेंगे तो यहाँ पर ट्वाइस नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे लिखा गया है। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल अगर लेते हैं यहाँ एल्काइल ग्रुप का, जहाँ X है ये हैलोजन एटम है, हैलोजन है, यहाँ पर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन में से कोई डाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ अगर हम CH3 लेते हैं, यहाँ अगर Br लेते हैं, फिर यहाँ C2H5Br, अर्थात एक मॉलिक्यूल यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड है और दूसरा है इथाइल ब्रोमाइड, इसको हम जिंक के साथ ईथर की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो हमें यहाँ CH3 C2H5 प्लस ZnBr2 में प्राप्त होता है। तो ये 3 कार्बन है, इसलिए यहाँ हो गया ये प्रोपेन। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब एल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड रिएक्शन नाम से जाना जाता है। यहाँ हैलोजन को एक से शुरू किया जाता है, अर्थात हैलोजन एक शब्द है, ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ होता है लवण उत्पादक यानी कि साल्ट प्रोड्यूसर। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये 4 एलिमेंट के समूह को हैलोजन कहा जाता है। चूंकि ये सभी एलिमेंट किसी धातु से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, इसलिए इसे लवण उत्पादक कहा जाता है और इसे हम हैलोजन शब्द नाम देते हैं। और जहाँ कहीं भी अगर X आता है तो यहाँ हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ R एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप को हम अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। अगर मिथाइल है तो मिथाइल डाल सकते हैं, इथाइल है इथाइल भी डाल सकते हैं, एक मिथाइल एक इथाइल एक प्रोपाइल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ दोनों एल्काइल ग्रुप यहाँ पर आकर के यहाँ एल्केन का निर्माण करता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि मीथेन है और ये इथेन है, तो यहाँ ये दोनों मिलकर के यहाँ प्रोपेन का निर्माण कर दिया, अर्थात मीथेन भी लोअर मेंबर है, इथेन भी लोअर मेंबर है और यहाँ प्रोपेन उसे हायर मेंबर का निर्माण हो रहा है। अर्थात इस अभिक्रिया का उपयोग हम निम्न एल्केन से उच्च एल्केन बनाने में अक्सर
करते हैं। और चूंकि इस चैप्टर के बाद जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन के निर्माण में ये सभी नेम रिएक्शन सहायक है, इसलिए उस चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले जान लेना जरूरी है। और ये इस टॉपिक का, इस चैप्टर का एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ये चीज पढ़ लेना जरूरी हो जाता है। तो अभी तक हम उन्होंने जाना उज रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन, इस दोनों में अंतर जान लें कि उज रिएक्शन में जब एल्काइल हैलाइड को हम जिंक सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, इसे उज रिएक्शन कहा जाता है। और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में होता क्या है कि जब एल्काइल हैलाइड को हम जिंक के साथ गर्म करते हैं, अर्थात उसमें हम सोडियम के साथ गर्म करते थे और इसमें जिंक के साथ गर्म करते हैं, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो इसे हम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और इस दोनों अभिक्रिया का नाम अपग्रेडेशन रिएक्शन भी है। चूंकि इसमें कार्बन की संख्या में वृद्धि होता है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को अपग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इन अभिक्रियाओं का उपयोग हम निम्न एल्केन से उच्च एल्केन बनाने में करते हैं। और इन दोनों अभिक्रियाओं के द्वारा मीथेन को नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सबसे निम्नतम मेंबर है एल्केन ग्रुप का। और चूंकि इसमें हम निम्न एल्केन से उच्च एल्केन का निर्माण करते हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं के द्वारा मीथेन गैस बनाना संभव नहीं है। अब फिर तीसरे नेम रिएक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या कहता है। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इसको नाम से जाना जाता है। या हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इन सभी नामों से इन रिएक्शन को जाना जाता है, कभी ये नाम देता है, कभी ये देता है, कभी वो देता है, इसलिए तीनों में अंतर समझ लेना जरूरी है हमें। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो यहाँ डिग्रेडेशन इसलिए दिया गया है, जिस तरह से भी हमने पढ़ा अपग्रेडेशन रिएक्शन, चूंकि इसमें कार्बन की संख्या में वृद्धि होता है और इसमें कार्बन की संख्या में कमी होता है, इसलिए यहाँ पर डिग्रेडेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ हॉफमैन एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने सर्वप्रथम इस अभिक्रिया को कराया था, इसलिए इसका नाम रखा गया है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और ये क्या कहता है, जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और क्षार के साथ किया जाता है तो हमें प्राइमरी अमीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। अर्थात एमाइड इज treated with bromine and base, primary amine is obtained. This reaction is known as
हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें कह रहा है कि व्हेन एमाइड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन एंड बेस प्राइमरी एमीन इज ऑब्टेन, दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अर्थात जब एमाइड की अभिक्रिया हम ब्रोमीन और क्षार के साथ करते हैं तो प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका नाम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्यों दिया गया है? क्योंकि हॉफमैन यहाँ वैज्ञानिक का एक नाम है, जो टाइटल है। ब्रोमामाइड, यहाँ ब्रोमीन और एमाइड की प्रतिक्रिया हो रहा है, इसलिए ब्रोमामाइड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और चूंकि प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या कम जाता है, घटता है, इसलिए यहाँ पर डिग्रेडेशन रिएक्शन इसको कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इसका रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। एमाइड RCONH2, एमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2, यहाँ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। इसकी अभिक्रिया हम ब्रोमीन के साथ करते हैं और बेस में KOH ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं या AgOH भी लिया जा सकता है। तो ये एमाइड है, ये ब्रोमीन है, ये बेस है। इसकी अभिक्रिया जब करते हैं तो यहाँ हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है, ये 1 डिग्री एमीन है। और यहाँ एक मॉलिक्यूल Br भी बनेगा। फिर यहाँ एक मॉलिक्यूल K2CO3 बनेगा और फिर यहाँ हमें वाटर भी प्राप्त होगा। अब इसको बैलेंस करें। यहाँ 2 ब्रोमीन है तो यहाँ अगर हम 2 दे देते हैं तो यहाँ पोटेशियम 4 हो जाता है, तो यहाँ हम 4 दे देंगे। अब यहाँ फिर से एक बार मिला लेंगे कि कितना हाइड्रोजन है। यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 6 हाइड्रोजन है हमें। तो यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो 4 है। तो यहाँ पर अगर हम 2 देते हैं तो 6 हाइड्रोजन भी हो जाता है। पुनः ऑक्सीजन को हम लोग काउंट कर ले, यहाँ 4 1 5 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 और 2 5 ऑक्सीजन हो गया। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। तो यही हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। यहाँ जब एमाइड की अभिक्रिया हम ब्रोमीन और क्षार के साथ करते हैं तो प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा, पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और वाटर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ मेन प्रोडक्ट जो है, यहाँ प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग हम एमीन बनाने में करते हैं। तो यही हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहता है। अब यहाँ पर हम R की जगह पर जैसे से ग्रुप डालेंगे, जैसे अगर यहाँ पर हम CH3CONH2 डालते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन रहेगा और यहाँ पर 4 KOH, यहाँ पर हम NaOH भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बनेगा CH3NH2 अर्थात मिथाइल एमीन, ट्वाइस KBr और यहाँ पर K2CO3 और यहाँ पर ट्वाइस H2 हमें प्राप्त होता है। तो ये चूंकि CH3 डाले हैं तो इसका नाम हो जाता है एसिटामाइड और ये हो गया मिथाइल एमीन। ये हो गया मिथाइल एमीन जो प्राइमरी एमीन है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ इथाइल ग्रुप रखते हैं तो प्रोपियोनामाइड हो जाएगा, यहाँ पर इथाइल एमीन हो जाएगा। तो एल्काइल ग्रुप को हम अलग अलग डाल सकते हैं। तो यही हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ इसमें 2 कार्बन है और यहाँ पर एक ही कार्बन हमें प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसमें कार्बन परमाणु की संख्या में कमी होती है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम डिग्रेडेशन रिएक्शन भी यहाँ कहते हैं, इसलिए यहाँ पर डिग्रेडेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये तीसरा नेम रिएक्शन है। फिर अगले नेम रिएक्शन पर हम लोग चलते हैं। कैनिजारो रिएक्शन।
अर्थात खनिजारों की अभिक्रिया। When formaldehyde is treated with sodium hydroxide, methyl alcohol and sodium formate are obtained. This reaction is known as Cannizzaro reaction। अर्थात जब फॉर्मल्डिहाइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड हो गया HCHO और इसकी अभिक्रिया हम किससे करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पर हमें मिथाइल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ सोडियम है कि यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ आपको अगर 2 देते हैं तो ये 4 हाइड्रोजन हो गया, एक 5 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 3 1 4 1 5। अब ये पूरी तरह से बैलेंस है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कंपाउंड है आपको फॉर्मल्डिहाइड और ये हो गया आपको मिथाइल अल्कोहल और ये हुआ सोडियम फॉर्मेट। अर्थात जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद 5वां है कोल्बे रिएक्शन अर्थात कोल्बे का रिएक्शन। कोल्बेज रिएक्शन अब कोल्बे रिएक्शन भी एक नेम रिएक्शन है, नेम अभिक्रिया है। इसमें होता क्या है, जब फैटी एसिड के सोडियम लवण के जलीय शांत घोल का जब विद्युत विच्छेदन करते हैं तो हमें एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम कोल्बे रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो पहले यहाँ अभिक्रिया पर ही पहले हम विचार करें। यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ये जलीय शांत घोल है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण का ये जलीय शांत घोल है, इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ एल्केन प्राप्त होता है और यहाँ 2CO2 ये एनोड पर प्राप्त होता है। और फिर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ वाटर भी प्राप्त होता है, ये कैथोड पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर इसको हम बैलेंस करें, यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ 2 देते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन आपको 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है।
दो एल्काइल ग्रुप, दो कार्बन डाइऑक्साइड वहां चला गया, यहाँ दो सोडियम और ऑक्सीजन यहाँ 2 1 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ आपको अगर यहाँ 2 देते हैं तो ऑक्सीजन उधर 2 हो जाता है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन यहाँ 2 2 4 है, 4 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन भी वहां पर टोटल 2 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ 4 2 6, यहाँ 7 ऑक्सीजन हो रहा है। इस रिएक्शन को थोड़ा हम लोग सुधार कर ले, क्योंकि यहाँ वाटर नहीं बन करके यहाँ हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज होता है। अर्थात कोलब्रुक अभिक्रिया में जब हम फैटी एसिड के सोडियम साल्ट के जलीय घोल का अभिल विच्छेदन करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है एनोड पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पर प्राप्त होता है। तो यहाँ वाटर नहीं बन करके हाइड्रोजन गैस यहाँ बन रहा है, तो इसी अभिक्रिया को कोलवे रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब रिएक्शन यहाँ गलत लिखा जाएगा तो बैलेंस नहीं होगा, यहाँ वाटर नहीं बन करके यहाँ हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज होता है। क्योंकि यहाँ एल्केन के अलावा भी जो कंपाउंड बन रहा है वो सब बाई प्रोडक्ट के रूप में है। किसको हम लोग पुनः जान ले कि कोलवे अभिक्रिया में होता क्या है कि जब फैटी एसिड के सोडियम साल्ट का उसका जलीय घोल का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, अर्थात विद्युत विच्छेदन करते हैं, तो हमें एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है, जिसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और यहाँ कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होता है।